लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज के मोबाइल फोन से कई लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले। ये वही डॉक्टर रमीज हैं जिसे केजीएमयू की डॉक्टर का यौन शोषण करने और उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालने के आरोप में 9 जनवरी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था और सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले उसने अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम ने डॉक्टर रमीज का डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर कर लिया। सूत्रों के मुताबिक उसके मोबाइल फोन डेटा से आगरा की रहने वाली कई लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले। अवैध धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज के फोन से पुलिस और एसटीएफ को आगरा की कई लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं। डॉक्टर रमीज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से साल 2012 से 2017 के बीच मेडिकल की पढ़ाई की थी और सूत्रों ने दावा किया कि आगरा में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान वो कई लड़कियों के संपर्क में था। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उनकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो के जरिए उन्हें धर्म बदलने के लिए ब्लैकमेल करता था। जांच में पता चला है कि डॉक्टर रमीज इन अश्लील फोटो वीडियो के जरिए इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। सूत्रों के मुताबिक एसएन मेडिकल कॉलेज की तरफ से यूपी एसटीएफ को 3000 छात्रों के नाम सौंपे गए। ये वो छात्र हैं जिन्होंने डॉक्टर रमीज के साथ कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई की थी। यूपी एसटीएफ की टीम ये पता लगाने में जुट गई कि इनमें कितने छात्र डॉक्टर रमीज के संपर्क में थे। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में काजल नाम की एक लड़की और उसके प्रेमी बताए जा रहे अरमान नाम के युवक का शव खेत में दफन मिलने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो लड़का और लड़की पड़ोसी थे। उनका 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने दावा किया कि उनके प्रेम प्रसंग का पता चलने के बाद लड़की के परिवार वाले आग बबूला हो गए और आरोप लगाया गया कि लड़की के भाइयों ने मिलकर अपनी बहन और उसके प्रेमी बताए जा रहे युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद आरोपियों ने शवों को नदी के किनारे मौजूद एक खेत में दफन कर दिया था। कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। दिल दहला देने वाली यह घटना मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में मौजूद उमरी सब्जीपुर गांव में हुई। गांव में रहने वाली काजल पढ़ाई करने के साथ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। पुलिस के मुताबिक उसका पड़ोस में रहने वाले अरमान के साथ पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये जो घर आपको दिख रहा है इसके ठीक पीछे वाला जो ये दीवार के उस तरफ का घर है वो जो है अरमान का घर है और यहाँ पर आप देखें कि जो ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, तकरीबन 2 साल से चल रहा। दावा किया गया कि वो दोनों शादी करके साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि दोनों का धर्म अलग अलग था। इसी वजह से उन्हें इस बात का डर था कि उनकी शादी के लिए परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले लड़की के परिवार वालों को उनके प्रेम प्रसंग की भनक लग गई थी। दावा किया गया कि इसका पता चलने के बाद लड़की के परिवार वाले गुस्से से भर गए। पुलिस के मुताबिक 18 जनवरी को अरमान काजल से मिलने के लिए घर से निकला था। सूत्रों ने दावा किया कि इसके बाद लड़की के भाइयों ने अरमान का पीछा किया और उन दोनों को साथ पकड़ लिया था। आरोप लगाया गया कि इसके बाद लड़की के भाइयों ने फावड़े से काटकर पहले अरमान की हत्या की, फिर विरोध करने पर उन्होंने अपनी बहन को भी मार डाला था। काजल से मिलने के लिए ही अरमान घर से निकला था, जिसके बाद काजल के भाइयों ने पीछा किया और उसके बाद अरमान को पहले मारा और जब अरमान को मारने पर बहन ने एतराज जताया तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि उन दोनों की हत्या करने के बाद आरोपियों ने उनके शवों को एक खेत में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था और इस हत्याकांड से पर्दा तब उठा जब 3 दिन गुजरने के बाद भी अरमान अपने घर नहीं पहुंचा। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। रिश्तेदारों में भी उसका पता किया गया, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिला तो परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच गए। मेरा बेटा इतवार के 9 बजे से गायब हुआ। अच्छा। मुझे नहीं पता कहाँ गया। अब हमने दूसरे दिन देखा ना आया, रिश्तेदारी चला गया, वो कोई बात है। तीसरा दिन हुआ तो हमें सुनने में कुछ और आदमी बात है। अरमान के साथ उसके पड़ोस में रहने वाली काजल भी गायब थी। अरमान की ही तरह वो भी 3 दिन से लापता थी। इसीलिए अरमान के परिवार वालों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। अरमान के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शक के आधार पर लड़की के 2 भाइयों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या करने की बात मान ली। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों का
को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। इस हत्याकांड का पता चलने के बाद पूरे गांव में सनसनी मच गई। अरमान के परिवार में तो हाहाकार मच गया, क्योंकि अरमान और काजल की जिस तरीके से हत्या की गई थी उससे लोग दहशत से भर गए। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अरमान के पिता ने दावा किया कि उन्हें उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें आज तक पता ना, ऐसा पता होता तो मैं तो निकाह कर देता उन लोगों ने, शादी करवा देते। मैं तो वो क्या है, शादी कर लो, बोला ना सऊदी जाऊंगा। मैंने धप्पन आब है, बोला हाँ धप्पन आब, तो मैं तो शादी कर देता, मैं इज्जतदार हूँ। इस मामले में पुलिस ने लड़की के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अरमान के परिवार ने दावा किया कि इस हत्याकांड में 6 लोग शामिल हैं। इस घटना की वजह से गांव में तनाव फैल गया। इसके बाद प्रशासन ने गांव को छावनी में बदल दिया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उधर कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। सज्जन कुमार ने दावा किया था कि वो निर्दोष हैं और घटना में शामिल नहीं थे। ये था विकासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन का था। 2 केसेस थे, 2 दिन में बने थे, एक 31 तारीख का, एक 1 तारीख का। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक स्कूल के अंदर तंत्र मंत्र किए जाने का आरोप लगाया गया। स्कूल में एक पेड़ के नीचे एक बच्चे की तस्वीर के साथ दीपक और नारियल के छिलके और सिंदूर जैसी चीजें रखी दिखी। जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने सारा सामान हटा दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने कई गाड़ियों के साथ सड़क पर स्टंट करने वाले लड़कों की तलाश तेज कर दी। तस्वीरों में दिखा कि कुछ लड़के तो बीच सड़क पर दौड़ रही उन गाड़ियों की खिड़कियों के बाहर लटके नजर आए। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में जिस फरीद अहमद नाम के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक फरीद देहात कोतवाली क्षेत्र के खड़ंजा फॉल इलाके में छिपा हुआ था, क्योंकि उसके खिलाफ 2 दिन पहले देहात कोतवाली में 2 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। फरीद अहमद की तलाश में जुटी पुलिस टीम को जैसे ही उसके वहां छिपे होने के बारे में सूचना मिली, वो खड़ंजा फॉल इलाके में पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक फरीद को पुलिस टीम ने घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन फरीद ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश को हम लोगों ने चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवाया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ। पूछताछ से उसने अपना सारी चीज़ें बताई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान एक गोली फरीद के बाएं पैर में जा लगी। घायल होने के बाद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया और इलाज करवाया, और इसके बाद उससे जिम की आड़ में धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोपों को लेकर पूछताछ की गई। मिर्जापुर के एएसपी मनीष कुमार मिश्रा के मुताबिक पूछताछ में यह पता चला कि फरीद अहमद न सिर्फ अपना जिम चलाता था, बल्कि जिम की आड़ में धर्मांतरण का गिरोह चलाता था। मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि देहात कोतवाली में पहुंची दोनों लड़कियों ने फरीद अहमद को नामजद अभियुक्त बनाया था। नामजद अभियुक्त था ये, और ये जिम चलाता था। उस पूरे जो जिम संचालकों का जो एक तरीके से गैंग है, उसका ये मुख्य सूत्रधार था, और अभी हम लोग इससे और गहन पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उन लड़कियों ने आरोप लगाया था कि आयरन फायर नाम के जिम के मालिक फरीद अहमद और उसके कुछ साथी जिम में आने वाली लड़कियों को निशाना बनाते थे। उन लड़कियों के मुताबिक फरीद और उसके साथी एक गिरोह की तरह पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते थे, फिर उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते थे। दोनों लड़कियों ने दावा किया कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़कियों ने दावा किया कि उनके जिम के ट्रेनर ने उनके अश्लील वीडियो तक बना लिए और उनके जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। पुलिस से की गई अपनी शिकायत में उन लड़कियों ने इस बात का भी जिक्र किया कि फरीद और उसके साथियों ने उनकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की भी धमकी दी थी। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने 4 टीमें बनाकर मामले में जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने जिम ट्रेनर मोहम्मद शेख अली और फैजल खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के मोबाइल फोन की जांच की गई तो जहीर और शादाब नाम के जिम ट्रेनर के भी नाम सामने आए। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद मिर्जापुर शहर में चल रहे 5 जिम को सील कर दिया। इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बर्थडे पार्टी में एक लड़के को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने अंशिका नाम की एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के कैंट इलाके में पार्टी कर रही थी और दावा किया गया कि उसी पार्टी में अचानक 2 गुटों के बीच विवाद बढ़ गया।
पुलिस के मुताबिक झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंशिका नाम की उस यूट्यूबर ने अपने एक दोस्त पर गोली चला दी। इसके बाद वहां मौजूद लोग जब उस लड़के को अस्पताल ले जाने लग गए, तब भी अंशिका ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। उसने उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की जिसमें घायल लड़के को ले जाया जा रहा था। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस प्रकरण में अगली विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया गया कि जिस पर गोली चलाई गई वो हिस्ट्री शीटर है और उसे किसी तरह अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। इस बीच अंशिका नाम की उस यूट्यूबर के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस लड़के से पैसों की मांग की थी और न देने पर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। बताया गया कि जब उस लड़के ने पैसे देने से इनकार किया, तब गुस्से में आकर उसने फायरिंग कर दी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपने महंगे शौक की वजह से इससे पहले भी कई लोगों को इसी तरह झूठे केस में फंसाया था। खबर है कि अंशिका की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन सभी मामलों की भी जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए और इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत मच गई। घटना के वक्त वहां की एक गली में कई लोग खड़े थे, तभी बदमाशों ने आकाश नाम के इस युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उनसे बचने के लिए युवक ने एक मकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सका। बदमाशों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और फिर एक साथ टूट पड़े। चाकुओं के हमले से उसके शरीर से काफी खून बहने लग गया, लेकिन हमलावरों के हाथ नहीं रुके। उन्होंने तब तक हमला जारी रखा जब तक युवक बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। इस दौरान वहां खड़े एक बुजुर्ग ने उन पर डंडा बरसाने की कोशिश की, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे और पुलिस ने इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश होने का अंदेशा जताया। बताया गया कि घटना के वक्त वो युवक अपने दोस्त के साथ खड़ा था, तभी उस पर हमला किया गया। यही नहीं, बदमाशों ने उसके दोस्त पर भी हमला करना चाहा, लेकिन उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। बाद में मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इलाके के लोग और परिवार के रिश्तेदार उन्हें ढाढ़स बंधाने पहुंचे। इस बीच पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके लिए आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई ताकि आरोपियों के बारे में कोई सुराग मिल सके, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना ने वहां रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। यहाँ तो बहुत असुरक्षित कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम अपने आप को। हम भी हैं, सभी जितने यहाँ रहने वाले हैं, सबों को बहुत डर है चीजों का। लोगों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की ताकि फिर ऐसी घटना ना हो सके। उधर अवैध वसूली के एक मामले में जेडीयू विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह को अवैध वसूली के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने 2014 में दर्ज इस मामले में सबूतों के अभाव में उन्हें राहत दे दी। उन पर 10 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था। हालांकि अनंत सिंह हत्या के एक मामले में इन दिनों पटना की बेऊर जेल में बंद है। बिहार के सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा से थोड़ी दूरी पर धमाका हो गया। बताया गया वहां एक मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। इस दौरान धमाका हो गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। नोएडा के सेक्टर 150 में गड्ढे में डूबकर हुई इंजीनियर की मौत से सबक लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने मॉक ड्रिल की। देर रात हुई इस मॉक ड्रिल में गुरुग्राम पुलिस की टीम ने किसी के डूबने की जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन करने की तैयारियों को देखा। पटना में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी जब्त करने का दावा किया। बताया गया कि वो बिहार और झारखंड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान संभाल रहा था। इसके ऊपर 18-20 से भी कहीं ज्यादा हत्या, डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन नाम से वगैरह के कांड दर्ज है। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में एक बच्चे की मौत का डरा देने वाला मामला सामने आया। बताया गया कि बाघ ने उसके पिता के सामने ही बच्चे पर हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब उस बच्चे के परिवार वाले खेत में गन्ना छीलने का काम कर रहे थे। बच्चा वहीं खेत में उनके सामने खेल रहा था, लेकिन उसी दौरान जंगल से आए एक बाघ ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां सन्नाटा पसर गया। परिवार वाले काफी देर तक शव के साथ खेत में बैठे रहे। क्या हुआ, किसने मारा, कौन सा जानवर था? शेर। अच्छा, कब की घटना है ये? अभी 4 बजे के 3 साढ़े 3 बजे। बच्चे की उम्र क्या होगी लगभग? बच्चे की उम्र अभी 4 साल नहीं।
जैसे ये खबर फैली वहां गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में वहां पुलिस और वन विभाग की टीम भी पहुंच गई, लेकिन लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन पर देर से पहुंचने के आरोप लगाए। और इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने बताया कि बाघ ने बच्चे की गर्दन दबोच ली थी। उसके चिल्लाने पर लोग डंडा लेकर दौड़े। उन्हें देखकर बाघ बच्चे को छोड़कर भाग गया और उस बच्चे की वहीं जान चली गई। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके का मुआयना किया। वहां काफी देर तक बाघ की तलाश की गई, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और उसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मदद देने का भरोसा दिया। बाकी जो 5 लाख है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर जब जैसे कागज कंप्लीट हो जाएगा वो तहसील से आपके खाते में मिलेगा, बैंक पासबुक। गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम से जल्द बाघ को पकड़ने की मांग की। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में धान खरीदने में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। इसके बाद 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। आरोप लगा कि उन दोनों ने ई उपार्जन ऐप पर किसानों के नाम पर फर्जी एंट्री की। ई उपार्जन ऐप के जरिए किसानों को अपनी फसल एमएसपी पर बेचने में मदद मिलती है, लेकिन आरोप लगा कि उन दोनों ने उस ऐप पर धान की फर्जी खरीद दिखाकर करीब 3.5 करोड़ का घोटाला किया। मतलब उन्होंने किसानों से जितना धान खरीदा उससे कहीं ज्यादा की एंट्री उस ऐप पर कर दी। खाद्य विभाग को शिकायत मिली थी। जबलपुर के मझौली इलाके में मौजूद सरकारी गोदाम के प्रभारी ने बड़ा घोटाला किया। इसके बाद खाद्य विभाग की एक टीम जांच के लिए पहुंची। वहां जाकर पता चला कि ऐप पर धान की जितनी खरीद दिखाई गई थी गोदाम में उतना धान है ही नहीं, इसलिए उस गोदाम के प्रभारी शक के घेरे में आ गए। खाद्य विभाग के मुताबिक आरोपियों ने ऐप पर एंट्री डाली कि उन्होंने 174 किसानों से करीब 15,000 क्विंटल धान खरीदा। धान की कीमत 3.5 करोड़ से ज्यादा बताई गई, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने जब उस गोदाम की तलाशी ली तो वहां धान की बोरियां काफी कम मिली। वहीं जिन बोरियों में 40 किलो धान होना चाहिए था, उन बोरियों में 30-32 किलो ही धान भरा हुआ था, ताकि जांच के दौरान गोदाम में बोरियों की संख्या ज्यादा दिखाई दे। ये सब देखने के बाद जांच टीम ने आरोपियों से पूछताछ की। संबंधित द्वारा स्वीकार भी किया गया कि उनके बाकायदा जो फर्जी किसान हैं उनकी भी सूची उपलब्ध कराई कि हमने एंट्री किया था। बाद में खाद्य विभाग की टीम ने उस गोदाम के प्रभारी और ई उपार्जन ऐप पर एंट्री करने वाले ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उधर पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल की एक छात्रा ने गंगा नदी में कूदने की कोशिश की। वो छात्रा पटना के गांधी सेतु पुल पर बार बार चक्कर लगा रही थी। ये देखकर कुछ महिलाएं उससे सवाल जवाब करने पहुंच गई, लेकिन उसने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नाम क्या है? हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। क्या गार्जियन नहीं? अरे हम लोग आए, हम ही लोग तुम्हारे गार्जियन बनेंगे। वो छात्रा स्कूल की यूनिफॉर्म में नजर आई। उसने कंधे पर बैग भी लटकाया हुआ था। उन महिलाओं ने उसका हाथ पकड़कर उसे रेलिंग से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। काफी देर की धक्का मुक्की के बाद उस छात्रा को रेलिंग से दूर कर दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस उस छात्रा को थाने ले गई और वहां उसकी काउंसलिंग की गई। साथ ही पुलिस उसके माता पिता का पता लगाने में भी जुट गई। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की एक गाड़ी के खाई में गिरने से 10 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक वो गाड़ी डोडा जिले से ऊंचाई वाली एक पोस्ट पर जा रही थी। तभी अचानक ड्राइवर ने उस गाड़ी पर संतुलन खो दिया और वो गाड़ी सीधे 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई और घायल जवानों को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई गई। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के मिलिट्री अस्पताल भेजा गया। इस हादसे पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया। हादसे के वक्त उस गाड़ी में 17 जवान सवार थे। वो ऊंचाई वाली पोस्ट पर जा रहे थे, तभी अचानक वो गाड़ी फिसल गई और ये हादसा हो गया। उधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 1 करोड़ के नक्सली को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के बड़े कमांडर पतिराम मांझी और अनिल दाग को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। सुरक्षा बल के मुताबिक मुठभेड़ में 9 से 10 नक्सली मारे गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर यात्रियों से भरी एक बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही सेकंड में चलती बस आग का गोला बन गई, जिसके बाद यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। मौसम विभाग ने 23 जनवरी के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में बर्फबारी हो सकती है। इनके अलावा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और टिहरी में बारिश की आशंका जताई गई।
इधर मध्य प्रदेश के दतिया में कुछ लोगों ने बीएसपी के एक नेता के कपड़े उतरवा दिए और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पिटाई के दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और उस वीडियो में वो लोग गाली गलौज करते सुनाई दिए। जो चंद्रशेखर के विरोध में जा रहा है ये भूल गए थे कि राजा बड़ौनी कभी तो पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में राजा बड़ौनी जिंदा है। उसमें बीएसपी के नेता लोकेंद्र सिंह अहिरवार हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने बैठे दिखाई दिए और वो लोग उन्हें बार बार गंदी गालियां देते रहे। तो जो पता नहीं तुमने जो नहीं सोची कि राजा बड़ौनी भी कोई व्यक्ति है, आज के लिए लड़ता है। बता बता बता। बिल्कुल सोची। उनमें राजा नाम के एक आदमी ने भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया और लोकेंद्र सिंह अहिरवार को धमकियां देता सुनाई दिया, जबकि वो खुद को छोड़ देने के लिए गुहार लगाते रहे। बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद से चंदू कह रहे हैं और जो हमसे कह रहा है भैया, तो भैया कहाँ से हो गए? देखो चंद्रशेखर भाई को मैं भी भाई, राजनीति वाली बात नहीं बोली टोटल। आरोप लगा कि राजा और उसके साथियों ने बीएसपी के नेता लोकेंद्र सिंह अहिरवार को बंधक बनाकर पीटा। इस दौरान उन्होंने उनके कपड़े तक उतार दिए और बताया गया कि उनकी एक पोस्ट की वजह से वो लोग भड़क गए। आरोप लगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी और बताया गया कि इसकी वजह से वो लोग उनसे नाराज हो गए। मायावती जिंदाबाद और जाटव समाज जिंदाबाद, उसके विरोध में क्यों गए, कितने पैसे खाए? उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी प्रमुख मायावती का नाम लेकर उनसे नारे लगवाए। आरोप लगा कि उन लोगों ने पार्टी के बहाने बीएसपी नेता लोकेंद्र सिंह अहिरवार को बुलाया और उन्हें दतिया के बड़ौनी इलाके से दूर ले गए और उनकी पिटाई कर दी। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एफआईआर हो रही है, उसको कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो राजा बड़ौनी है ये क्रिमिनल माइंडेड है। अभी पूर्व में भी कोतवाली और सिविल लाइन में भी इसका अपराध पंजीबद्ध हुआ था, वहाँ पे भी। लोकेंद्र अहिरवार ने साल 2023 में दतिया विधानसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार के बाद पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी विधानसभा अध्यक्ष के पोस्टर के ऊपर विधायक की होर्डिंग लगाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई थी, फूलों से सजावट की गई, गुब्बारे भी लगाए गए। लेकिन उस होर्डिंग को लेकर हंगामा शुरू हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कानपुर के जाजमऊ इलाके में मंच पर वो कार्यकर्ता एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के लिए वो होर्डिंग लगाई गई थी। उसमें विधायक महेश त्रिवेदी के साथ उनकी तस्वीर भी लगी नजर आई, लेकिन ये होर्डिंग विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पोस्टर के ठीक ऊपर लगा दी गई और इसी बात को लेकर बवाल मच गया। इधर झारखंड के देवघर में एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक से ट्रेन की टक्कर हो गई। वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रक वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, तभी उस ट्रैक पर ट्रेन आ गई और इस हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वो ट्रक वहां से निकलने के दौरान ट्रैफिक में फंस गया। उसी वक्त उस रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई और उसकी टक्कर वहां खड़े ट्रक से हो गई। इस हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद 2 मोटरसाइकिलें ट्रक के पहिए के नीचे दब गईं। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन वहां पहुंचा। शुरुआती जांच के बाद उस ट्रेन को रवाना कर दिया गया और हादसे की जांच शुरू कर दी गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में आरोप लगा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। बताया गया कि वहां यशराज नाम के व्यक्ति का उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यशराज कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे बताए गए और आरोप लगा कि पत्नी की हत्या करने के बाद उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। ये पूरी घटना अहमदाबाद के वस्त्रपुर इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई। बताया गया कि यशराज ने झगड़े के बाद पत्नी को गोली मारी थी। उसके बाद फोन कर मेडिकल इमरजेंसी टीम को जानकारी दी। जैसे ही मेडिकल इमरजेंसी की टीम वहां से निकली, उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस की टीम जांच में जुट गई। वहां रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस घटना के पीछे घरेलू कलह की आशंका जताई। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 29 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होगा। दिल्ली में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ मार्च निकाला,
जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान मनरेगा के नए नाम पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में बीच सड़क से एक लड़के के अपहरण की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक रुपयों के लेन देन को लेकर उन लोगों से उसका झगड़ा चल रहा था और उन लोगों ने बीच सड़क पर उसे घेर कर उससे मारपीट की। वो लोग एक गाड़ी से उतरे, उसे घसीटते दिखे। इस दौरान एक युवक के हाथ में लकड़ी का डंडा नजर आया। वो लड़का खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लग गए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे कहीं ले जा पाते, गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। साथ ही अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। बताया गया कि वो युवक सड़क हादसे के बाद बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके बाद उसके परिजन देर रात उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन आरोप लगा कि वहां के एक डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसकी जान चली गई और उसकी मौत पर भड़के परिजनों ने अस्पताल में जबरदस्त हंगामा कर दिया। उन लोगों ने उस युवक के शव को घर ले जाने से मना कर दिया और आरोपी डॉक्टर से मिलने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और बाकी कर्मचारी उन लोगों को डॉक्टर के कमरे में जाने से रोकते दिखे। तभी हंगामा कर रहे लोगों की उनसे हाथापाई हो गई। इस बीच कुछ महिला कर्मचारी उन्हें रोकने लग गईं, जिस पर वो लोग और ज्यादा भड़क गए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि मरीज को देखने के बाद आरोपी डॉक्टर ने उसकी तबीयत पहले से बेहतर बताई थी और उन्होंने मरीज के ऑपरेशन के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की सलाह दी थी। परिवार वालों ने दावा किया कि आरोपी डॉक्टर ने मरीज की मौत की खबर जानबूझकर छिपाई और धोखे से उनसे डिस्चार्ज पेपर पर साइन करवा लिए। जब हमने रिपोर्ट दिखाई तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर सिर के ऊपर कोई चोट नहीं लगी है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, पैर के पास की हड्डियां टूटी हैं, हाथों की हड्डियां टूटी हैं। कुछ घंटे बाद जब उन्हें मरीज की मौत की जानकारी मिली तो उन लोगों ने आपा खो दिया। आरोप लगा कि इस बीच वो डॉक्टर फरार हो गए, जिसके बाद भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने आरोपी डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वो डॉक्टर तुम लाइए, डॉक्टर सामने बैठ के बात करेंगे अपन, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आए तब तक मैं बॉडी नहीं उठाऊंगा यहाँ से। काफी देर तक चले हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी ने भड़के लोगों को समझाने की कोशिश की। उनकी तरफ से मामले की जांच का भरोसा मिलने पर हंगामा शांत हुआ। इधर गुजरात के अहमदाबाद में एक दुकान के अंदर एक महिला पर चाकू से हमला किए जाने का डरा देने वाला मामला सामने आया। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस महिला के पास खड़े एक लड़के ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने चाकू निकालकर उन पर ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान वो हाथों से अपना चेहरा बचाती थी। तभी दुकानदार उसकी तरफ दौड़े तो वो फरार हो गया। डरा देने वाली घटना अहमदाबाद के बहरामपुरा इलाके में हुई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। कुछ ही सेकंड में उस दुकान में भीड़ लग गई। इस दौरान वो महिला दर्द से छटपटाती रही। हमला होने की वजह से उनके हाथ लहूलुहान हो गए। हालांकि दुकानदार ने कपड़े से खून रोकने की कोशिश की और बाद में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। उधर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेशी महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कोरिया की एक महिला ने एयरपोर्ट के एक कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के मुताबिक 19 जनवरी को आरोपी ने उनके साथ बदसलूकी की थी। एयर इंडिया की बैंकॉक से दिल्ली आने वाली फ्लाइट के एक यात्री ने आरोप लगाया कि फ्लाइट में उन्हें पहले से बुक किया गया खाना नहीं दिया गया। जब उन्होंने चालक दल से इसकी शिकायत की तो उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। फ्लाइट के दिल्ली लैंड होने के बाद करीब 1 घंटे तक उन्हें उतरने नहीं दिया गया। इसके बाद एयर इंडिया ने भी यात्री पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए चेतावनी पत्र जारी कर दिया। गुजरात के भावनगर में उस वक्त हंगामा हो गया जब मवेशियों को चराने के दौरान हुई कहासुनी के बाद कुछ चरवाहे पुलिस वालों से भिड़ गए। उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने लाठियों से चरवाहों के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए।
इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में उधार दिए हुए पैसे मांगने पर एक लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि उस लड़के के दोस्तों ने साजिश के तहत उसकी हत्या की। इसके बाद उस लड़के के परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया और वो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वाली सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पूरी सड़क जाम कर दी और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि बरेली पुलिस बार बार उन पर आरोपियों से समझौता करने का दबाव बना रही है। ये कहना है वो दबंग लोग हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, आप आज एक बार मिल लो हमें आगे। हालांकि बाद में वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद वो लोग सड़क से हटने को तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले वहां जमकर बवाल मचा। उस लड़के के परिवार के मुताबिक कुछ महीनों पहले उसने अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपए उधार दिए थे। कुछ दिन पहले जरूरत पड़ने पर उसने अपने दोस्तों से उधार दिए हुए पैसे वापस मांगे। इस बात पर उनके बीच कहासुनी हो गई। आरोप लगा कि 1 हफ्ते पहले उन दोनों ने साजिश के तहत उसे बुलाया और जमकर शराब पिलाई। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की और उसे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए थे। बाद में उस लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 1 हफ्ते तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गाड़ी के ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप लगाया गया। कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी सड़क किनारे मौजूद एक दुकान में जा घुसी। हादसा शिकोहाबाद रोड पर हुआ और सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही वो कार अचानक बेकाबू हो गई। पहले उसने अपने आगे जा रही एक कार को टक्कर मारी, फिर वो कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई, फिर वो बेकाबू गाड़ी एक ठेले से टकराते हुए वहां मौजूद एक दुकान में घुस गई। टक्कर होने की वजह से उस दुकान का काउंटर टूट गया और उस पर रखा सामान बिखर गया। वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल भी गिर गई। लोगों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था और वो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए इस हादसे की वजह से वहां कुछ देर के लिए ट्रैफिक थम गया और एक साथ कई गाड़ियों में हुई टक्कर की वजह से वहां चीख पुकार मच गई। वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। थोड़ी देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर उन लोगों ने उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे पीटने लगे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया गया कि उस हादसे में वहां मौजूद 3 लोग घायल हो गए। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 मजदूरों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 5 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई और 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। वहीं धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक नजर आएगी, क्योंकि इस बार परेड में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाई गई झांकी को भी शामिल किया जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के नरम रुख से शेयर बाजार में तेजी लौटी। सेंसेक्स 398 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी उछलकर 25,290 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी आईटी और एनर्जी इंडेक्स में रही, जबकि रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स गिरकर बंद हुए। इधर राजस्थान के सीहोर के एक अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान एक कैंची उस महिला के पेट में छोड़ दी थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी जान चली गई। और उनकी मौत पर भड़के लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। उन लोगों ने जोरदार नारेबाजी करने के साथ प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। हंगामे का मामला सीहोर के सिंहपुर गांव का रहा। वहां रहने वाले लोगों ने खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं की कमी पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की। अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। ये हत्याएं रुकनी चाहिए। बताया गया कि जिस महिला की मौत हुई वो आदिवासी समुदाय से थी और इसीलिए करीब 10 से ज्यादा गांवों के आदिवासी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। बताया गया कि जिस महिला की मौत हुई उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से मां का साया उठ गया। इसीलिए लोगों ने सरकार से उनकी मदद करने की अपील की। उन परिवारों के बच्चों को 3 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, उसका पालन पोषण सरकार करे अपनी जिम्मेदारी से। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कलेक्टर ने उन लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायत सुनी। इस दौरान लोगों ने पीड़ित परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने की मांग की।
साथ ही आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई। कलेक्टर से मिले भरोसे के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। इधर दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई की जानकारी दी और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस पर लगाए गए जुर्माने के बारे में बताया। उसके मुताबिक इंडिगो पर 20 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया और उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। केंद्र सरकार ने बताया कि रिफंड और मुआवजे की प्रक्रिया पर काम जारी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो से 3 हफ्ते में जवाब मांगा। उस केस की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। उधर गुजरात के वडोदरा में एक कार चलाते वक्त दिल का दौरा पड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा में कार चलाते वक्त एक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ने से एक हादसा हो गया। कार अचानक लेन तोड़कर दाईं तरफ मुड़ी और दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में 2 बाइक चला रहे लोग जख्मी हो गए, जबकि कार के ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर हो रहे हमलों के विरोध में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में प्रदर्शन किया गया। वहां की संसद के नजदीक हुए इस प्रदर्शन में भारत के नागरिकों के अलावा बांग्लादेश के भी कई नागरिक शामिल हुए। सबरीमला सोना चोरी मामले को लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन पर पानी की बौछार कर दी। साथ ही आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। उधर केरल के कन्नूर में एक बस में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर वीडियो बनाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 हफ्ते पहले उस महिला ने बस में सफर करने के दौरान 42 साल के एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और दावा किया गया कि उस वीडियो की वजह से ही उन्होंने अपनी जान दी। 2 दिन पहले कोझिकोड जिले के गोविंदपुरम इलाके से पुलिस ने दीपक नाम के उस व्यक्ति का शव बरामद किया। इसके बाद दीपक के परिवार ने उस बस में वीडियो बनाने वाली महिला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छेड़खानी का आरोप लगाने वाली उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। दीपक के परिवार ने दावा किया कि उस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वो मानसिक रूप से तनाव में रहने लगे थे, क्योंकि उस महिला ने दीपक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए वो वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। आरोप लगा कि इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दीपक को लगातार गालियां दी। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगे कि लोगों ने उन्हें धमकियां तक दी और उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि इन्हीं गालियों और धमकियों से परेशान होकर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपक की मौत के बाद उनके परिवार ने 35 साल की उस महिला पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया और उन्होंने दीपक को पूरी तरह निर्दोष बताया। उनके परिवार के मुताबिक दीपक 16 जनवरी को किसी काम से केरल के कन्नूर गए थे। वहां वो भीड़-भाड़ वाली एक बस में सवार हो गए थे और उस बस में वो महिला भी यात्रा कर रही थी जिन्होंने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि बस में दीपक ने उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से छुआ था। बताया गया कि उस महिला के इस आरोप के बाद लोगों ने दीपक को दोषी ठहरा दिया था और दावा किया गया कि खुद पर गंभीर आरोप लगने के बाद दीपक मानसिक तनाव सह नहीं पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि उनकी मौत के बाद पुलिस ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली उस महिला को गिरफ्तार कर लिया और उस मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं उस महिला की गिरफ्तारी के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दीपक के समर्थन में उतर आए और उन्होंने उस महिला के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के अलावा कुछ लोगों ने भी अनोखे तरीके से उस महिला का विरोध किया। उन्होंने दीपक का समर्थन करते हुए मजाकिया अंदाज में कई वीडियो बनाए और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उनमें एक वीडियो में तो एक बस में सवार एक व्यक्ति गत्ते से ढके नजर आए, जबकि एक दूसरे वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बस में सवार होने से पहले अपनी बांह पर एक डंडा बांध लिया ताकि कोई भी महिला उन पर गलत तरीके से छूने का आरोप न लगा सके। यानी वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके खिलाफ सेना उतारने का फैसले पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को जबरदस्ती हासिल नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप अपने इस इरादे से पीछे नहीं हटे कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का ही कंट्रोल होना चाहिए। मतलब वो ग्रीनलैंड को अमेरिकी नक्शे में मिलाने की कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन इसके लिए सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकी दी थी कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहेंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड के दावोस में उन्होंने अपने पुराने बयानों पर यू टर्न ले लिया। Because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
दावोस में ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. यही नहीं, ट्रंप ने एक बार फिर रूस और चीन पर आरोप लगाया कि वो ग्रीनलैंड को हड़पने की साजिश में जुटे हैं। हालांकि रूस पहले ही इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन ट्रंप ने दोहराया कि रूस और चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होना जरूरी है। We need it for strategic national security and international security. अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच मौजूद ग्रीनलैंड का 80% इलाका बर्फ से ढका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी आबादी सिर्फ 55-57 हजार के आसपास है, लेकिन रणनीतिक तौर पर बेहद अहम होने की वजह से ट्रंप इसे अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले डेनमार्क समेत यूरोप के कई देशों ने इसका विरोध किया। वो ट्रंप की जिद के खिलाफ एकजुट हो गए। इस बात से भड़के ट्रंप ने उन देशों पर 10% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की भी घोषणा कर दी थी। लेकिन ट्रंप की सख्ती के बाद भी अमेरिका के विरोध में उठ रही आवाजें कम नहीं हुई। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच टकराव के हालात बनने लगे। हालांकि हालत बिगड़ने से पहले ही ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर भी अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फैसले की घोषणा की कि ट्रंप ने बताया कि उन्होंने सैन्य संगठन नेटो के चीफ मार्क रूटे के साथ बैठक की और उस बैठक में ग्रीनलैंड को लेकर एक समझौते पर चर्चा की गई। हालांकि उस समझौते के बारे में ट्रंप ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन नेटो चीफ के साथ हुई बैठक के बाद ही उन्होंने डेनमार्क समेत उन 8 देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को वापस ले लिया जिन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश का विरोध किया था। उधर पाकिस्तान ने गाजा में शांति के लिए बनाए जा रहे बोर्ड में शामिल होने का फैसला किया तो बवाल मच गया, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान के अंदर ही उंगलियां उठने लग गईं और विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बनाए जा रहे गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पर सहमति जता दी। इस बोर्ड का मकसद जंग की आग में झुलस चुके गाजा को दोबारा बसाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के करीब 60 देशों को न्योता भेजा था। खास बात यह कि इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब यानी भारतीय रुपयों में $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 9,000 करोड़ रुपए चुकाने की शर्त रखी गई। लेकिन खबर है कि पाकिस्तान में फैली कंगाली के बावजूद वहां की सरकार ने इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए हामी भर दी और इसी वजह से उसके विरोध में आवाजें उठने लग गईं। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और विपक्ष के नेता मुस्तफा नवाज खोखर ने शहबाज सरकार के इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के मामले में संसद की राय नहीं ली गई। यही नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर ने ट्रंप की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड को अमीरों का क्लब बता दिया और इसकी सदस्यता के लिए हजारों करोड़ देने के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की कोई परवाह नहीं। हालांकि पाकिस्तान इस बोर्ड में शामिल होने वाला इकलौता मुस्लिम देश नहीं रहा। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की भी इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। सौभाग्य की एक बात यह है कि ट्रंप ने अपना ही यूएन भी बना लिया, अपना ही घर का संयुक्त राष्ट्र, नाम दिया बोर्ड ऑफ पीस। शुरू तो उन्होंने यह कहकर किया था कि गाजा को जो बम मार मार कर इजराइल ने खंडहर बना दिया है हमास को खत्म करने के लिए, तो गाजा को फिर से बनाएंगे और फिर से गाजा को बनाने बसाने के लिए कई देशों के साथ मिलकर एक बोर्ड बनाने की बात की थी उन्होंने और दर्जनों देशों को साथ आने का न्योता भेज दिया था, 60 देशों को भेज दिया। अब जब उन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस बना दिया तो सारे देश जिनको बुलाया था वो तो आए नहीं, कई ने मना कर दिया, कई अभी विचार कर रहे हैं कि देखें कौन कौन आता है और क्या बनता है इस बोर्ड का। लेकिन ट्रंप ने बोर्ड बना दिया और 50-60 न्योते जो उन्होंने दिए थे उनमें आधे देश आ गए और बोर्ड बना दिया। लेकिन अब बात गाजा को बनाने की ही नहीं है। गाजा के लिए बोर्ड बनाने के प्लान को तो यूएन ने भी समर्थन दिया था, लेकिन ये तो ट्रंप जैसे अपना प्राइवेट लिमिटेड यूएन ही बनाने निकल पड़े हैं। बोर्ड का एक चार्टर जारी कर दिया गया, जैसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर होता है। कह रहे हैं ये बोर्ड दुनिया में चल रही जंगों को रोकेगा, यानी वही ट्रंप का फेवरेट सब्जेक्ट। वो कहते रहते हैं 8 जंगें वो खुद रुकवा चुके हैं,
भले ही शांति का नोबेल उनको नहीं मिला हो। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड जंगें रुकवाएगा और ट्रंप इसके चेयरमैन है हमेशा के लिए। मतलब उनका कार्यकाल अनिश्चितकालीन है। बाकी देशों को 3 साल की सदस्यता है और जिनको परमानेंट मेंबर बनना है उनको $100 करोड़ देने होंगे, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो यूएन क्या करेगा फिर? वो भी तो संयुक्त राष्ट्र है, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बना था कि आगे वॉर ना हो और दुनिया के सारे देश हैं उसमें। उसको ट्रंप ने साइड कर दिया है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास यह ताकत होती है कि वो किसी भी फैसले को वीटो कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, एक भी कह दे तो। यहां परमानेंट मेंबर तो पैसे देकर बनाए जा रहे हैं। पहले तो कह रहे थे इन पैसों को इसलिए लिया जाएगा ताकि इनसे गाजा को फिर से बनाया जा सके, लेकिन अब तो ट्रंप ने दायरा ही फैला दिया है बोर्ड का, तो पता नहीं आगे चलकर पैसों का कुछ और भी ना करने लग जाए। बोर्ड ऑफ पीस कह रहे हैं और कह रहे हैं ग्रीनलैंड को तो लेकर रहूंगा। यूरोप के देशों को भी न्योता दिया था बोर्ड ऑफ पीस में, बोर्ड ऑफ पीस में आने का न्योता दिया था, तो वो तो अभी तक आए नहीं। इस्लामी देश कई आ गए हैं ट्रंप के साथ बोर्ड में, पाकिस्तान भी आ गया है। यूएन में जिस पाकिस्तान के संगठन ग्लोबल आतंकी घोषित हैं वो यहां आ गया है शांति के बोर्ड में। खुद की सेना आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चला रही है और यहां आ गए हैं शांति के बोर्ड में। अपनी जनता को लॉजिक दे रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए गए हैं बोर्ड में। फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए उस बोर्ड में गए हैं जिसमें इजराइल भी है। जंग रुकवाने वाले बोर्ड में पुतिन का सबसे करीबी देश बेलारूस भी है और कह रहे हैं कि पुतिन भी विचार कर सकते हैं आने का। ज़ेलेंस्की को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। पुतिन की मर्जी से जंग रुकनी है तो फिर तो मतलब पुतिन की शर्तों पर रुकेगी ना। यानी ट्रंप वाले यूएन में, इस बोर्ड ऑफ पीस में, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला चलेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन आएंगे तो परमानेंट मेंबर भी बनेंगे और वो ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाकर उनके सैकड़ों करोड़ों डॉलरों के अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं उसी में से काट लेना मेंबर बनने के ये $100 करोड़। कुछ भी चल रहा है। फ्रांस ने मना कर दिया है, नॉर्वे ने मना कर दिया है, ये कहते हुए कि बोर्ड ये करेगा जंग रोकने का काम, तो यूएन किस लिए फिर? चीन ने सीधे सीधे मना तो नहीं किया है, लेकिन ये कह दिया है कि वो यूएन के साथ है और यूएन को ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मुख्य संस्था मानता है। इटली ने कह दिया है कि उनके संविधान में कुछ पेच आएगा अगर बोर्ड में शामिल आए, तो वो नहीं आया। यूके भी नहीं आया। जापान और भारत भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या रूप लेता है ये बोर्ड, क्योंकि अगर ये यूएन को ही कमजोर करने की राह पर चल पड़ेगा तो कई नई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ट्रंप ही चेयरमैन बने रहेंगे इसमें तो उनके पास ही वीटो पावर होगी एक तरह से। इस्लामी देश जो शामिल हुए हैं वो तो फिलिस्तीन को अलग देश बनाने का समर्थन करने वाले हैं, लेकिन बोर्ड में तो इजराइल भी है। वो ये कैसे होने देगा? वो गाजा पर अपने कब्जे को ही नहीं छोड़ना चाहता, अलग फिलिस्तीन कहां से बनवा देगा? पाकिस्तान खुद आतंकी भेजकर खुराफात करता रहता है और अभी यूएई से $220 करोड़ मांग रहा था कि हमें पैसे दे दो। वो कहां से $100 करोड़ इधर दे देगा लोन लेकर? तो ये कैसा शांति का बोर्ड है जो दुनिया को अलग ही लेवल पर बांट रहा है? यूरोप इसमें शामिल नहीं होना चाहता। रूस को न्योता दिया जा रहा है जंग रोकने के बोर्ड में, जो अब भी यूक्रेन पर जंग जारी रखे हुए है। ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तो बाहर कर लिया, 66 से बाहर कर लिया है। 31 यूएन की संस्थाओं से खुद को बाहर कर लिया है कि हम नहीं पैसे दे रहे। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, गाजा में मदद करने वाली UNRWA, यूनेस्को, WHO, इन सबको पैसे देना बंद कर दिया है। ट्रंप कहते हैं कि ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं, इसलिए फंडिंग बंद और भागीदारी खत्म। अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडर रहा है, करीब 20% पैसा देता रहा है, लेकिन अब कटौती कर रहा है। तो यूएन में तो कटौती कर रहे हैं, यूएन को हजारों नौकरियां काटनी पड़ रही हैं, इसकी वजह से बजट कम करना पड़ रहा है। यानी अमेरिका खुद यूएन को कमजोर कर रहा है और अब शांति की बात कर रहा है। दूसरा यूएन खड़ा कर रहा है और वो भी सबसे पैसे कंट्रीब्यूट करवा करके लाओ $100 करोड़ कि पैसा गाजा के निर्माण के लिए जाएगा। लेकिन यूएन को देने वाले पैसे रोक दिए उसने, तो खुद तो यूएन के पैसे रोककर इधर दे देंगे बोर्ड में, दूसरे देशों को उधर भी देने हैं इधर भी देने हैं क्या? यूएन में सब बराबर हैं,
5 परमानेंट मेंबरों को वीटो जरूर है सुरक्षा परिषद में, लेकिन बाकी जगह यूएन में सब देश बराबर होते हैं। तभी दुनिया मान रही थी यूएन को, लेकिन यहां तो ट्रंप का राज दिख रहा है इस बोर्ड में। तो शांति का बोर्ड तो वो होना चाहिए, वो होना था ना जो दुनिया को एकजुट करे। ये बोर्ड तो उल्टा नए सिरे से बांट रहा है। और एक तरफ ग्रीनलैंड पर जंग के बादल खुद ट्रंप ने उड़ा रखे हैं, ईरान पर हमले की खुद धमकी दिए हुए हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात को घर से उठवाकर जेल में डाल चुके हैं, और बोर्ड बन रहा है दुनिया में शांति करवाने का। इजराइल गाजा की शांति देखेगा, रूस यूक्रेन की शांति देखेगा, पाकिस्तान भी शांति दूत बना बैठा है। कनाडा के नेता ने डावोस में ऐसा भाषण दिया कि दुनिया में नियम कानून सब पुरानी बात हो गई है। यह बोला उन्होंने, तो लोगों ने बोला कि वाह क्या भाषण दिया है, क्या जवाब दिया है ट्रंप को, जो कनाडा को अपने नक्शे में दिखा रहे थे। और अब सुन रहे हैं कि कनाडा भी ट्रंप के बोर्ड में आ सकता है। दुनिया में 2 धड़े हुआ करते थे, अब तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार दिख रही है। जिनको लगता था उन्होंने सब देख लिया, उनको ट्रंप रोज सुबह उठाकर बोलते हैं कि अभी तो देखा ही क्या है, देखते जाओ। ऐसे ही चलता रहा तो अभी तो यूएन ने उनकी नहीं मानी तो अपना यूएन बना लिया है। कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अपना नोबेल पुरस्कार भी अलग ही बना लें, नया वाला, वो भी तो चाहिए। 100 बात की एक बात। इधर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे T20 विश्व कप में नहीं खेलने का फैसला ले लिया। फरवरी में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम हिस्सा नहीं लेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शिकायतों पर आईसीसी के सख्त रुख के बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के बहिष्कार का फैसला लिया। पाकिस्तान के मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान भी क्रिकेट वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में मुख्यमंत्री सेहत योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत पंजाब के 65 लाख परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उधर अपनी मिसाइलों के परीक्षणों से खलबली मचाने वाले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक होटल के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सुर्खियों में आ गए। वो वहां राजधानी प्योंगयांग में हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने होटल के अंदर पूल का जायजा लिया। उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर नेता वहां लोगों से हंसी मजाक भी करते दिखाई दिए। किम जोंग उन के इस अंदाज की चर्चा हर तरफ शुरू हो गई, क्योंकि वो अक्सर अपने सख्त तेवरों की वजह से खबरों में आते रहे। यही नहीं, खतरनाक मिसाइलों के परीक्षणों के लिए भी उन्हें जाना जाता है। लेकिन होटल उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर कोरिया के शासक बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में टकराव के हालात बनने से तनाव बढ़ गया। टीएमसी के कार्यकर्ता एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के लिए हो रहे सर्वे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी एक सरकारी दफ्तर के अंदर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर रही थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान रास्ते में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया। इसे देखते हुए वहां मौजूद पुलिसकर्मी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच खड़े हो गए। इससे पहले कि वहां हालात बिगड़ते, पुलिसकर्मियों ने उन कार्यकर्ताओं को शांत करवा दिया। उधर गोवा में सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वो लोग बेरोजगारी, बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने सीएम आवास पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। गोवा के पणजी में मौजूद आजाद मैदान के पास भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हंगामा चलता रहा। उन लोगों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो? हमारा जो यहाँ पे गोवन का जो लैंड है वो चोरी हो रहा है। हंगामा बढ़ने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। इस दौरान वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लग गए। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इधर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान आतंकियों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चश्मों का इस्तेमाल करेगी। बताया गया कि आतंकी खतरे को देखते हुए पुलिस ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर यह खास चश्मा तैयार किया और इस अनोखे चश्मे की खासियत यह होगी कि इससे पलक झपकते ही आतंकियों और अपराधियों की पहचान हो सकेगी। इस चश्मे में एक छोटा सा कैमरा लगा है जो इसे पहनने वाले पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन में मौजूद खास ऐप से जुड़ा होगा।
बताया गया उस ऐप में करीब 65,000 आतंकियों और अपराधियों का डेटा मौजूद होगा, यानी उनसे जुड़ी हर जानकारी उस ऐप में होगी। और जब पुलिसकर्मी इस चश्मे को पहनकर भीड़ पर नजर डालेंगे तो चश्मा ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को स्कैन कर तुरंत उसकी पहचान कर लेगा। में एक मोबाइल फोन इससे कनेक्ट होगा और ये आतंकवादी या गतिविधियों को पकड़ने का मादा रखने में पूरी तरह से कामयाब होगा। बताया गया कि संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करते ही एआई वाला यह चश्मा पुलिसकर्मी को मोबाइल फोन के जरिए संकेत दे देगा और पुलिस के लिए निगरानी करना और आतंकियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। इस तकनीक का पहली बार गणतंत्र दिवस के दिन इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये खास चश्मा उन अपराधियों की भी पहचान कर लेगा जिन्होंने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना हुलिया बदल रखा। बताया गया कि इस चश्मे के साथ जुड़े ऐप में किसी अपराधी की तस्वीर अगर बहुत पुरानी होगी तब भी ये एआई की मदद से उसके आज के चेहरे की पहचान कर लेगा। इसके अलावा किसी के पास अगर कोई संदिग्ध चीज होगी तो उसे भी ये ट्रैक कर सकता है। बताया गया कि दिल्ली की सभी अहम जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ये चश्मा दिया जाएगा। एनएफ ग्लासेस हम डिप्लॉय करेंगे इस बार, ताकि अगर कोई आदमी आता है तो उसको तुरंत उसके एफआरएस के माध्यम से उसको पहचाना जा सके और उसको वहीं डिटेन भी किया जा सके। बताया गया पुलिस ने इस बार पूरी दिल्ली में 30 से ज्यादा सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाए ताकि उनके जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा सके। उधर लखनऊ में कोर्ट परिसर में अमीना नाम की एक महिला की गिरफ्तारी के तरीके पर बवाल खड़ा हो गया। इस मामले में 2 दारोगाओं और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया और उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अमीना पर आरोप है कि उन्होंने अमान नाम के युवक के साथ मिलकर अपने पति को जेल भेजने की साजिश रची थी और उस साजिश के तहत उन्होंने पति के मोबाइल नंबर से 14 जनवरी को सामान ढोने वाली एक गाड़ी बुक कराई। आरोप है कि उसमें अमीना के प्रेमी बताए जा रहे अमान ने गोमांस रख दिया था, जिसे बजरंग दल के लोगों ने पकड़ लिया था। मालूम हो यार। अच्छा, ठीक नहीं। ये व्यक्ति ने ऑनलाइन बुक कराया। ऑनलाइन तुम नहीं देख सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो, काली हजार। साजिश से पर्दा उठने के बाद पुलिस आरोपी महिला को पकड़ने के लिए कोर्ट परिसर पहुंच गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ने पर इस मामले में 2 दारोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। उधर आंध्र प्रदेश में एक बस और ट्रक की टक्कर के बाद भयानक आग लग गई। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में लोगों से भरी एक बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर के बाद बस में भयंकर आग लग गई। वहां खौफनाक लपटों में झुलसने से 3 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए। बताया गया बस का टायर फटने के बाद वो बेकाबू होकर ट्रक से भिड़ गई थी। मध्य प्रदेश के सतना में पारिवारिक संपत्ति के विवाद में एक हिंसक झड़प हो गई। उस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। बताया गया कि इस झड़प में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।